इंडिया ने ग्राउंड ब्रेकिंग फीट हासिल करी है जो कि आईएसए मतलब इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी के साथ 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के लिए। अब ये पॉलीमेटेलिक सल्फाइड क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, और ये जो 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कहाँ पे होगा, जो डीप ओशन मिशन कहा जा रहा है इंडिया का, ये कैसे परफॉर्म किया जाएगा, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंस ये रखता है, सब कुछ डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीजें आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इंडिया ने ना सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है बल्कि वो पहली कंट्री बना है ग्लोबली जिसके पास इस तरह के 2 पीएमएस एक्सप्लोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मतलब 2 इस तरह के डीप ओशियन मिशन ये इंडिया करने वाला है, जो कि इंडिया की जो ब्लू इकोनॉमी है जिस पे बहुत फोकस दिया जा रहा है उसको बहुत बढ़ावा देने वाला है। अगर हम बात करें इसके कॉन्ट्रैक्ट के बैकग्राउंड की, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है साइन हुआ है इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और आईएसए की सेक्रेटरी हैं, आईएसए मतलब वही इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, उस उनकी जनरल हैं सेक्रेटरी जनरल लेटिशिया कार्वेलो के बीच में। और ये इंडिया का ओवरऑल 3rd इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ये पीएमएस के लिए तो 2nd है, लेकिन अगर टोटल देखा जाए और जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनके लिए, जैसे एक पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए हुआ है सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में 2002 में, एक पीएमएस का हुआ है इंडियन ओशियन रिज में 2016 में, और ये दूसरा पीएमएस का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 2025 में साइन हुआ है। ये जो 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा ये इंडिया को अलाउ करेगा कि वो सिस्टमेटिक एक्सप्लोर कर सके, वो जो पूरा एरिया है उसका सर्वे कर सके, सैंपल कर सके। अभी इमीडिएट कॉमर्शियल माइनिंग उसकी स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो पूरे एरिया को खंगालेगा इंडिया कि वहाँ पे कितना पीएमएस और जो पीएमएस की बात हो रही है उसमें क्या क्या मटेरियल, वो सारी चीजें आती हैं। तो अब वो केवल इंडिया के पास वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि उस एरिया में केवल इंडिया ही जा सकता है। और अगर हम बात करें इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की, तो लिखा हुआ है दिस इज इनॉग्रल लाइसेंस वर्ल्ड वाइड फॉर पीएमएस एक्सप्लोरेशन इन द कार्ल्सबर्ग रिज। अभी जो 2025 वाला हुआ है वो इसी एरिया में हुआ है, कार्ल्सबर्ग रिज में। अगर मैं आपको मैप के जरिए दिखाऊं कि ये कहाँ पे है तो आपको समझ में आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मैप है। ये मैप क्या दिखाता है, कहाँ कहाँ पे इस तरह के जो एक्सप्लोरेशन की साइट्स हैं वो आती हैं डीप ओशियन मिशन के लिए। तो ये जो कार्ल्सबर्ग रिज की बात हो रही है, तो ये आपको इंडिया यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आता है कुछ यहाँ पे कार्ल्सबर्ग रिज इसके आसपास आता है। ये जितनी भी आपको दरारें से दिख रही हैं ये वही आपके हाइड्रोथर्मल पॉइंट से, मतलब ऐसे समझिए कि नीचे की जमीन सीबेड जो है वो फटा हुआ है। और ऐसे ही आपको ये समझ में आता होगा कि जो कॉन्टिनेंट है एक दूसरे की तरफ जो मुड़ते हैं और यहीं से जो लावा वगैरह है वो निकल रहा होता है। तो इसी के अराउंड जो है इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट्स प्राप्त हुए इंडियन ओशियन में। अब हम बात करें अगर कि ये पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स आखिर हैं क्या, तो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड एक तरह के डिपॉजिट होते हैं जो कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स के जरिए निकलते हैं। मतलब आपको पता है कि धरती के अंदर अगर आप जाएंगे तो पूरा वो लिक्विड ही है, मतलब गर्म लावा अंदर भरा हुआ है। तो वो जो गर्म लावा धरती की ये जो दरारें होती हैं उनमें से जब बाहर निकलता है तो क्या होता है कि वो जो ओशियन की जो कोल्ड वेव्स हैं, या फिर कह सकते हैं कोल्ड जो सी वाटर है जिसमें सल्फाइड मिला रहता है, उससे मिल जाता है। और जब ये मिलता है, ये जो लावा निकल रहा है जो मेटेलिक लावा होता है जिसमें अलग अलग मेटल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, ये सारे, वो जब सी वाटर के सल्फाइड से मिलता है तो इसी तरह के पॉलीमेटेलिक सल्फाइड का निर्माण होता है जो कि सी बेड पे से फैला हुआ रहता है। पॉली का मतलब आप समझ रहे होंगे, पॉली का मतलब होता है अनेक, मेटलिक का मतलब बहुत सारे मेटल, मतलब जिसमें बहुत सारे मेटल हो ऐसा सल्फाइड। तो मतलब ये आपको कॉपर गोल्ड ऐसे प्योर फॉर्म में नहीं दिखेंगे, वो इस सल्फाइड के फॉर्म में दिखते हैं। तो आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि अगर ये पॉलीमेटेलिक सल्फाइड हमें अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं तो ये बहुत सारे जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसमें इस्तेमाल होते हैं, जैसे बैटरीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में। तो अगर ये हमें मिलता है ना, तो जो हमारा एक जो क्रिटिकल मिनरल्स या क्रिटिकल जो मेटल्स है ना, उनकी जो कमी है वो पूरी हो सकती है। और ये जो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स होते हैं इसमें हाई कंसंट्रेशन होता है कॉपर, जिंक, आयरन, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का। और अभी एक्सप्लोरेशन करेंगे तो और भी हो सकता है पता चले। तो ये पूरा, इसीलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। और ये अगर बात करें इंडिया के, जो कह सकते हैं कि इंडिया का जो सेल्फ रिलायंस है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, उसमें बहुत सपोर्ट करेगा इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट। अगर इंडिया ने खोज निकाला इस तरह के पीएमएस और उसको एक्सप्लोर कर लिया और ये समझ लिया कि इसको कैसे माइन किया जा सकता है, तो बहुत ये इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया के लिए। तो अगर हम आगे बात करें सिग्निफिकेंस की, तो इसके कई सारे सिग्निफिकेंस। पहली बात तो इकोनॉमिक्स बेनिफिट तो इसके हैं ही हैं। ये सब क्रिटिकल मिनरल्स हैं और ये क्रिटिकल मिनरल्स अगर हमें मिलते हैं, आगे हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद अगर हम इसको वापस एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं
तो ये जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, सब में गोल्ड वगैरह, कॉपर सबका इस्तेमाल होता ही है। तो ये इंडिया को बहुत सपोर्ट करेगा। इंडिया का जो नेट जीरो का गोल है कि हमें कार्बन फ्री होना है 2070 तक, तो वो अचीव करने में तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारे बहुत सहायक होगा। हमें किसी और देश पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा इस तरह के क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। हम सेल्फ रिलायंट हो पाएंगे। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की, तो ये जो हमको अभी कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, ये इंडिया के मैरीटाइम प्रेजेंस को दिखाता है इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन बहुत बड़ा सा ओशियन का क्षेत्र है, तो उसमें इंडिया की प्रेजेंस को दिखा रहा है। और ये जो इस तरह के देश हैं, जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन हमारा जैसे चाइना वगैरह हो गया, तो उनके लिए भी एक कह सकते हैं एक तरह का चैलेंज ये देता है कि इंडिया ने इस तरह का पहले कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। इंडिया के पास अब एक एरिया की पूरी कमान होगी कि वो उसमें एक्सप्लोर करेगा। और अगर हम साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल बूस्ट की बात करें, तो इंडिया इसमें पाइनियर इन्वेस्टर है। इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है कि वो डीप सी ओशियन मिशन करेगा, पूरा असेसमेंट करेगा, तो उसके लिए इंडिया पाइनियर बन चुका है और इंडिया को जो भी उसमें मिलेगा उसका फायदा इंडिया को ही मिलेगा। और यहाँ पर जब इस तरह का एक्सप्लोरेशन होगा, सर्वे होगा, तो सिर्फ हमें मेटल्स और वो सारी चीजें ही नहीं प्राप्त होंगी, हमें बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त होगा जो साइंटिफिक रिसर्च में काम आएगा। मतलब हमें बहुत सारा साइंटिफिक डेटा इससे प्राप्त होगा जो कि डीप सी इकोसिस्टम, हाइड्रोथर्मल, वेंट बायोलॉजी और ओशिनोग्राफी के काम आएगा। तो जिससे हम आगे के जो डीप सी मिशन करेंगे उसमें बहुत फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे इसके जो है आयाम हो सकते हैं जिसमें इंडिया बेनिफिट करे। अगर हम बात करें इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की, तो ये एक ऑटोनॉमस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश हुआ है 1982 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी के तहत। मतलब ये जितने भी मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको गवर्न करने का काम करता है। और ये इंडिया की जो कह सकते हैं कि 30 साल की अभी इंडिया सेलिब्रेट करा है इसे के साथ अपनी कंप्लायंस या कह सकते हैं अपनी रिलेशनशिप। तो उसके उपलक्ष्य में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा भारत का अभी तक यहाँ पे संबंध है। अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल सी का पता कैसे चलता है, कौन सा वाटर या कौन सा सी बेड हम इंटरनेशनल मानेंगे, तो उसके लिए यूएनसीएलओएस ने एक पूरा मतलब डेफिनेशंस बना रखी हैं। जैसे अगर टेरिटोरियल सी होता है, मतलब जो भी देश की बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स दूर तक जो भी होता है वो उसी देश की सॉवरेंटी होती है, कोस्टल स्टेट का पार्ट होता है। मतलब वो समझिए देश ही है 12 नॉटिकल माइल तक। और अगर हम 12 नॉटिकल माइल से आगे बढ़ें, 24 नॉटिकल माइल्स तक जाएं, तो वो उसे कहा जाता है लिमिटेड कंट्रोल ऑफ कस्टम एंड इमिग्रेशन। मतलब उसके क्षेत्र में अगर कोई आ रहा है तो जिस भी देश के वो कॉन्टेजियस जोन में है तो वो देश इमिग्रेशन और बाकी चीजें उसके लिए जिम्मेदार होता है, वो कर सकता है। और फिर उससे अगर हम आगे बढ़े 200 नॉटिकल माइल्स तक जाएं तो उसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब कि अगर इस क्षेत्र में कुछ भी रिसोर्स मिलता है समुद्र के अंदर तो वो उसके ऊपर उसके आसपास का जो देश होता है 200 नॉटिकल माइल में वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। मतलब उसके ऊपर उसका राइट होता है। सॉवरेंटी नहीं होती है, फुल राइट नहीं होता है, लेकिन हाँ राइट उसका पहले होता है। और जब हम ये जो कह सकते हैं कि 350 नॉटिकल माइल्स के बाद भी ऐसे चले जाएंगे तो इंटरनेशनल सी में आ जाएगा, वो सी बेड वगैरह जो होगा उसको आईएसए के जुरिडिक्शन में आता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये यूएनसीएलओज ने डिफाइन करके रखी है। तो ये इस डेफिनेशन के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो ये आता है इंडिया के बाहर जो कार्लसबर्ग ब्रिज आता है तो उसमें इंडिया को मिला है। अब ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी, लेकिन इसके चैलेंजेस और फ्यूचर आउटलुक को भी समझना होगा हमें। इसके सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तो इन्वायरमेंटल कंसर्न ही होने वाला है, क्योंकि आईएसए के अंतर्गत ही आता है। तो जो डीप सी माइनिंग वगैरह होगी या फिर अभी सर्वे वगैरह ही होगा, तो वो इन सारे जो इन्वायरमेंट को लेकर के या डीप सी जो इन्वायरमेंट को लेकर के जो भी सिस्टम्स या नियम, रूल, कानून, जो भी प्रोटोकॉल्स बनाएंगे उनको ध्यान रखना पड़े। क्योंकि अंदर जाते हुए जो डीप सी मिशंस होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा फ्रेजाइल इकोसिस्टम देखने को मिलता है। तो उन सबको बहुत सख्ती से पालन करना होगा। ये नहीं होगा कि आपको जो एरिया मिला आप उसमें जो चाहे तो करें, वो ऐसा नहीं होगा। इन्वायरमेंटल कंसर्न हमेशा ही रहते हैं और वो कई बार बाधा भी बन जाते हैं कि आपने ले तो लिया, बाद में पता चल रहा है कि जहां पर पीएमएस या कुछ भी आप खोजने गए हैं वहां को उसको माइन करने के लिए आपको वहां का जो पूरा इकोसिस्टम है हटाना पड़ेगा, फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बहुत हर्डल्स आती हैं। फिर इसमें टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स भी हैं। अब आपको पता है ये डीप सी मिशन है, ऐसा नहीं उथले पानी का मिशन है, डीप सी मिशन है। तो ऐसे मिशन के लिए हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, एडवांस हमारे पास तरह के शिप्स होने चाहिए जो कि समुद्र के अंदर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर को हैंडल कर सके। क्या आपको पता है भारत ने इसी तरह का एक समुद्रयान
बना करके तैयार किया हुआ है और उसे लॉन्च करने वाला है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह का जो कह सकते हैं ना हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर वाला सहन करने वाला हमारे पास यान होना चाहिए, जो कि जा सके तभी तो एक्सप्लोरेशन हो पाएगा, वरना आपने ले लिया एरिया, चलो 15 साल कॉन्ट्रैक्ट में वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। फिर होता है इसका इकोनॉमिक वाइबिलिटी, मतलब ये कि अभी तो हमें लग रहा है कि हम जाएंगे नीचे, हमें इतना पीएमएस मिल जाएगा और वो सारी चीजें ऊपर से हमने देख ली। कॉन्ट्रैक्ट मिला, हम नीचे गया तो पता चला जो क्वांटिटी हमने सोची थी वो है ही नहीं। तो ऐसे में इसकी इकोनॉमिक वाइबिलिटी भी होती है कि हमने जितना खर्च किया, कॉन्ट्रैक्ट लिया और मिशन पे गए नीचे और सर्वे किया, वो ही हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम जान तो रहे हैं कि हमें यहाँ पे पीएमएस मिल रहा है, लेकिन जिस क्वांटिटी और जिस डेंसिटी में हम सोच रहे हैं वो मिल ही नहीं पा रहा है। तो इसकी इकोनॉमिक वाइबिलिटी भी होती है, मतलब हम गए थे कमाने और हमको घाटा लग गया। तो ये सारी चीजें इसके चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारत इस तरह का पहला देश बना है जिसको 2 पीएमएस के इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुए हैं। और अगर ये सफल होते हैं और ये सही साबित होते हैं तो इंडिया को एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा खजाना मिल जाएगा पीएमएस के रूप में। उसको माइन करेंगे और उसके बाद फिर उसमें से एक्सट्रैक्शन होगा जब मेटल्स का, तो भारत के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मेटल्स हैं, उनकी जो कह सकते हैं पूर्ति है या सप्लाई है वो काफी अच्छी हो जाएगी। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।